Hi guys, welcome back to this channel again, and in this video we're going to talk about the exam pattern for articulation. And many people have asked in comments that please explain the exam pattern for articulation, how many questions will be asked. So in this video we're going to talk about exam pattern of articulation in detail. So let's start. So we are going to discuss about this exam pattern in detail, so let's move forward. And in this video we will understand about what is eligibility to appear in articulation assessment, what is articulation syllabus, from where the question will be asked, how many MCQ, SBQ, what will be the exam pattern, what is the time duration for which will be allotted during the time of exam, and what will be the eligibility criteria for becoming digital and innovator, it is pass or to get distinction. And lastly we will go through a Q&A section where many people have asked questions in comment section. I will be explaining about in detail, so stay tuned and let's move to the detailed slide. So what will be the criteria to sit in articulation exam? तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, prerequisite complete होना चाहिए. So if you want to visit how to see you have completed the prerequisite for articulation or not, so just log in your Ultimatics, go to iEvolve and search the certification ID 15205 or 15206 for which you have enrolled in Wings 1, and see the group 3 number. If the group 3 is shown there, the 4 of 4 completed, it means your articulation prerequisite complete. और ये ऐसा शो कर रहा है तो मीन्स आपका आर्टिकुलेशन prerequisite complete है. आपको मीन्स आप जब एग्ज़ाम होने वाला होगा विंग्स 1 का तो आपको उसका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा और आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो. अगर इसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट नहीं है तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है कि कैसे इस आर्टिकुलेशन के चारों प्रीरिक्विजिट आपको कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से कोर्स उसमें कंप्लीट करने हैं, कौन से असेसमेंट वाले कोर्स हैं, ये सब की डिटेल मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी है. तो अगर किसी ने भी आर्टिकुलेशन का प्रीरिक्विजिट कंप्लीट नहीं किया है तो जाके वो वीडियो देखो, और जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वो कोर्स वाइज आप जाके वो कंप्लीट कर सकते हो और ये 4 of 4 आपका कंप्लीट शो कर देगा. तो इसका मतलब आप आर्टिकुलेशन मेन एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो. और इस स्लाइड में हम समझेंगे कि आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम जो हमारा नवंबर साइकिल में होने वाला है उसके सिलेबस क्या है. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है बिजनेस स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन स्किल, यानी जिस भी प्रोजेक्ट में आप एलोकेट होते हो उनमें आपको पता होगा कि आपके क्लाइंट्स या तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, इन सारे कंट्रीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं बट मोस्टली यहीं के होते हैं. तो उनको आपको फॉर्मली या इनफॉर्मली कब ग्रीट करना है, उनसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कब किस सिचुएशन में एम्पैथी या वो शो करनी है. तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. और बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें आपको वर्ब के फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सारे देखना होता है कि ये सारे सिनेरियो जो होते हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन के होते हैं, बस आपको उसमें कुछ फिल करना होता है ग्रामेटिकल करेक्शन के हिसाब से. ईमेल एटिक्वेट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईमेल एटिक्वेट्स. इसमें मे साइकिल में मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन आए थे जिसमें सपोज़ कोई कस्टमर आपका जापान से है या ऑस्ट्रेलिया से है, तो वो सपोज़ उसने आपको मेल सेंड किया तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, अपने मेल की क्लोजिंग कैसे करोगे, बेस्ट रिगार्ड कब यूज़ करना है, वार्म रिगार्ड कब यूज़ करना है, और आप उसको अगर मेल में पॉइंट आउट करते हो तो कैसे करोगे, डियर या यूज़ करोगे या हाई यूज़ करोगे. तो ये सारे ईमेल एटिक्वेट्स आते हैं. ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि कौन सी कंट्रीज़ के लिए कौन सा हमें फॉर्मल या इनफॉर्मल कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ करना है. फिर 4th टॉपिक है हमारा टीम्स मीटिंग. सो बेसिकली जब भी हमारे कस्टमर होते हैं, मीन्स जो भी हमारे प्रोजेक्ट के कस्टमर होते हैं वो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से होते हैं, तो हमारे टाइम डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है. मीन्स 12 आवर्स, 6.5 आवर, 5.5 आवर, तो ये सारे होते हैं. तो आपको ये चेक करना है कि वो मीटिंग अगर उसने सेट की है तो कब उसे स्टार्ट करनी है, यानी मीटिंग कॉल यानी ड्यूरेशन ऑफ कॉल कितनी होनी चाहिए. अगर आपने सेट किया टाइम बाउंड तो आपको स्मॉल टॉक से इनिशिएटिव लेना चाहिए या डायरेक्ट आपको पॉइंट पे आना चाहिए. सारी चीज़ें इस टीम्स मीटिंग में आप पढ़ लेना. ठीक है. 5th टॉपिक हमारा नॉलेज ऑफ मल्टी कल्चरल डिफरेंस, यानी जो भी कस्टमर होंगे हमारे जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसा तो है नहीं कि सबका कल्चर इंडियन कल्चर ही, तो आपको सब पढ़ के जाना है कि उनको वो क्या पसंद करते हैं. मीन्स जब भी हम कोई कस्टमर से जब भी कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले स्मॉल टॉक से शुरू करना चाहिए या डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहिए. तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, इन सब का डिफरेंट है, तो ये सब आप पढ़ के जाना.
प्रेजेंटेशन स्किल में से भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पाई चार्ट, गैंट चार्ट, बार ग्राफ, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। किसमें क्या किया जाता है, उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं, ये सारे पढ़ के आना। DST प्रोटोकॉल यानी डे लाइट सेविंग टाइम, इसमें क्या क्या होता है। सो ये डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट होता है, यानी कई में ये 1 आवर पीछे होता है, कई में 1 आवर आगे होता है। तो ये पढ़ मीन्स देख लेना इसका, ये तो इजी है, मीन्स आप अगर एक बार समझ जाओगे तो DST कैसे काम करता है आप समझ जाओगे। पैसेज आते हैं जिसमें मोस्टली 1 से 2 पैसेज रहेंगे, और बाकी 1 से 2 आपके फिल द ब्लैंक्स भी रहते हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट ये पैसेज भी आते हैं। तो थोड़े लंबे पैसेज होते हैं, तो ये आप 2-4 पैसेज ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसे रखना है। इंटरपर्सनल स्किल, यानी आप अपनी, जैसे आप टीचर्स में हो तो अपनी खुद की टीम में आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। किसी को अगर आपको कुछ बताना है या कुछ सपोज आप कोई काम, आपका जो टीम मेंबर है उसने ठीक से नहीं किया है, तो आपको उसे कैसे बोलना है कि उसे बुरा भी ना लगे, और मिस एम्पैथी शो करनी है, कब सिंपैथी शो करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे आर्टिकुलेशन के अंदर आते हैं। सो ये सब पढ़ के जाना। टीम स्किल क्या क्या होनी चाहिए, अगर आप कई 10-12 मेंबर के ग्रुप में अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपको टीम को इफेक्टिवली लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकुलेशन में आप पढ़ लेना। और जो भी इसके सिनेरियो क्वेश्चन है, यानी सपोज आपने बिजनेस स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन में पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग है, सबका कुछ ना कुछ मिलता जुलता सिनेरियो ज़रूर होगा। तो आप फोकस करना कि आप उसका सिनेरियो समझ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं, बट अगर क्वेश्चन जो आपने MCQ पढ़ के जाओगे आप, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सेम आ जाए, लेकिन जो उसका सिनेरियो होगा वो ज़रूर सेम हो सकता है। तो आप ये अंडरस्टैंड करना कि उसका सिनेरियो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है, आप उसे पढ़ के जाना। और मोस्ट प्रोबेबली उससे सिमिलर क्वेश्चन ही आने वाले हैं एग्ज़ाम में, और आप इसको, ये सारे टॉपिक्स आप देख लोगे ध्यान से तो पक्का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। And after this we'll talk about what is the exam pattern for articulation. So let's move to the next section. So जो नॉर्मल साइकिल में आपके आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सारे एग्ज़ाम आपकी आइदर MCQ रहेंगे या MSQ रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, और MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक करने होते हैं बेस्ड ऑन देयर करेक्टनेस। ओके। सो टोटल आपके एग्ज़ाम में 37 से 39 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ये वेरी करता है, मोस्टली 37 ही आने वाले, बट किसी में 38 या 39 भी रहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, बट 37 से 39 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ड्यूरेशन आपका रहने वाला 60 मिनट का, यानी एक घंटे के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। और इस टोटल जो 37 से 39 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें इसका ब्रेकआउट रहता है कि 1 से 2 इसमें लॉन्ग पैसेज रहते हैं जो मोस्टली आपके कवर करते हैं 8 to 9 मार्क्स, और इसमें 1 से 2 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं जो ग्रामेटिकल होने वाले, जिसमें आपको बेस्ड ऑन द सिनेरियो कौन से आपका परफेक्ट ग्रामर यूज़ होगा उस ब्लैंक में आपको फिल करना रहता है। और 10 से 12 MCQ क्वेश्चन आते हैं, और सारे जितने भी MCQ क्वेश्चन होते हैं, इन सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए इनसे मिलते जुलते ही रहेंगे। और MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन भी इन्हीं सारे टॉपिक से ही रहते हैं। सो ये सारा क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है, और ये करते करते तो हालत ख़राब होने वाली है, बट 1 घंटे में हो जाएगा। मोस्टली आपका 5-10 मिनट बच जाएगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप अगर क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो, लास्ट में आपके पास पूरा टाइम रहेगा। और जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है रॉन्ग आंसर्स के लिए। तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, आप छोड़ के तो मत ही आओ, मेरा रिकमेंडेशन ये है। क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कोई भी जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है आपको वो टिक कर दो, और अगर सही होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अगर गलत होता है तो आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप जितना भी टोटल मार्क्स पाओगे वो आपको वो शो करेगा, आपका निगेटिव मार्क्स वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे कि डिजिटल और इनोवेटर के लिए क्या क्या उस एलिजिबिलिटी, डिजिटल और इनोवेटर के लिए क्या क्या वो मिनिमम आर्टिकुलेशन का पासिंग क्राइटेरिया है। तो डिजिटल के लिए क्या है कि यू नीड टू जस्ट पास द आर्टिकुलेशन एग्जाम टू गेन द डिजिटल कैडर, यानी जो आर्टिकुलेशन हमारा प्रीरिक्विजिट में है विंग्स 1 के डैशबोर्ड में, तो डिजिटल के लिए आपको सिर्फ आर्टिकुलेशन पास चाहिए। अगर किसी ने आर्टिकुलेशन को जस्ट पास किया है तो वो डिजिटल कैडर गेन करने के लिए एलिजिबल है।
और पास होने के लिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया ना, इसमें 37 से 39 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जस्ट पास के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो अगर सपोज एग्ज़ाम में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं तो 50% ऑफ 37 कितना हो, 19 प्लस ही आप समझ लीजिए, क्योंकि 19 चूज़ा 38 होते हैं। तो वो ऑफ कोर्स वो 19 जो है वो हाफ से ज़्यादा है। तो 50% मार्क्स पाने के लिए आपका 19 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम पास करोगे। और अगर आप इनोवेटर कैडर के लिए आप आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 75% मार्क्स से ज़्यादा लाना है, यानी आपको डिस्टिंक्शन लाना है। यानी आर्टिकुलेशन के लिए आपको सभी में डिस्टिंक्शन चाहिए, चाहे बिजनेस, प्रोसेस, आर्टिकुलेशन, इन सभी में आपको डिस्टिंक्शन चाहिए। तो आपको 75% मार्क्स लाना है। और 75% ऑफ 37 क्वेश्चन कितना होता है, 28 प्लस, यानी आपको 37 में से 28 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं आपको आर्टिकुलेशन में डिस्टिंक्शन लाने के लिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हो गए डिजिटल और इनोवेटर के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन थे लोगों के कमेंट्स में, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ ने पूछा था कि भाई हाउ डू वी गेट टू नो दैट आई हैव गॉट वाउचर फॉर MS कोर्स आफ्टर सबमिटिंग द स्क्रीनशॉट। तो जब भी आप स्क्रीनशॉट अपना अपलोड करोगे वो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट देके, तो आपकी मेल पे जिससे आपने उस फॉर्म में फिल किया होगा कि आपकी ये एम्प्लॉय आईडी है, ये मेरा मेल आईडी है, तो उस मेल पे ही आपका वाउचर वो TCS की तरफ से आ जाएगा। My rating is 4. Am I eligible? And also for articulation, do I need to get distinction mandatory? मीन्स अगर रेटिंग 4 है आपकी, मीन्स आपका एनुअल अप्रेजल नहीं हुआ है, सिर्फ एनिवर्सरी रेटिंग है, तो यस यू आर एलिजिबल। और 4 है तो आप एलिजिबल हो। और आर्टिकुलेशन डिजिटल के लिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना कि डिजिटल के लिए आपको सिर्फ आर्टिकुलेशन में पास चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए सिर्फ इनोवेटर के लिए। तो अगर आप डिजिटल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आर्टिकुलेशन में जस्ट पास चाहिए, आपको डिस्टिंक्शन मैंडेटरी नहीं है। कैन यू टेल अबाउट द स्टडी मटेरियल फॉर क्रैक द T15 कोर्स? ओके, T15 के लिए मैं एक यूडेमी का कोर्स मैं इसमें पिंग कर दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर लेना, ठीक है प्लीज़। और ये T7 साइबर सिक्योरिटी का जो 2 हैंड्स ऑन बचा हुआ है वो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेस्को प्ले की जो आईडी है वो शायद ब्लॉक हो गई है। मैंने टिकट रेस किया है बट अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। वो जैसे रिजॉल्व होता है मैं वो सारे जो हैंड्स ऑन बचे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी मैं कट ऑफ के पहले वो मैं पोस्ट कर दूँगा। And the next question is from Anita. I have completed the learning for process and articulation in previous cycle. Now again I need to do it or not? Okay. So अगर आपने प्रीरिक्विजिट आर्टिकुलेशन का पिछले साइकिल यानी मई साइकिल में कंप्लीट किया हुआ है तो नहीं, आपको इस साइकिल में कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने प्रीरिक्विजिट कंप्लीट कर दिया तो उसके प्रीरिक्विजिट आप कंप्लीट हो जाते हैं, उसको बार बार आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसका भी आपने प्रीरिक्विजिट कंप्लीट किया हुआ है तो एक बार कंप्लीट हो गया तो हो गया, आप उसका एग्ज़ाम आप नेक्स्ट साइकिल में दे सकते हो, ओके। और अब इस चैनल पे अगर आप सब लोग नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसके बाद बिजनेस और प्रोसेस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, और जितने भी हैंड्स ऑन बचे हुए हैं मैं जल्दी से जल्दी कट ऑफ डेट के पहले पोस्ट कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।